तो हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्सोपीडिया अकेडमी में फिर से स्वागत है। तो कल के लेक्चर में जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? टूल्स पढ़ा, साथ में हमने डेफिनेशन पढ़ी किसकी, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की। और हमने ये भी देखा कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होता है। साथ में हमने ये भी देखा कि हमारे पास जो डेफिनेशंस है वो कौन कौन सी है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की। कुछ अच्छे से एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए, कुछ 5 एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए। तो जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम करेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का जन्म। अब हमने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस तो पढ़ लिया, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ये रहा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या था। रिवाइज कर लेते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होता है कि अगर आपके पास एफ एन दिया है कोई भी फंक्शन, तो वो कन्वर्ज करेगा एफ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई, जो कि ई हमारे पास कोई एक सेट हो सकता है ए कॉमा बी के फॉर्म में। तो इसके हर एक पॉइंट्स जो भी ए बी उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है सब में एफ एन कन्वर्जेस टू एफ आना चाहिए। चाहे एफ मेरा अलग अलग हो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस कन्वर्जेंस आना चाहिए। अगर कोई एक पॉइंट में मान लो कि x2 जो कि a कॉमा बी के अंदर लाई करता है और उसके अंदर ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन जो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ x2 डज नॉट एग्जिस्ट आ जाती है, तब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये तो हमारा था पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के ऊपर। नाउ अब हम करने वाले हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का जन्म। क्यों हमको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पढ़ना पड़ रहा है? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस पढ़ के तो हम तो खुश थे कि हमको पॉइंट्स चेक करने हैं कि कहाँ पे वो डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, तो वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस नहीं होगा। अगर सब में पॉइंट कन्वर्जेंस शो कर दिया तो वो पॉइंट वाइज। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पढ़ने का हमारे पास क्या ज़रूरी आ गया? तो for a sequence of variable terms, or you can say series, the most important question will usually be whether and to what extent properties belonging to terms, boundedness, continuity, integrability, differentiability, etc. are transferred to the limit function of the corresponding sequence and series। क्या कह रहा है कि अगर आपके पास जो एफ एन था इसके अंदर कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बाउंडेडनेस, कंटिन्यूटी, इंटीग्रेबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सो ये जब कन्वर्ज कर रहा है पॉइंट वाइज हमारे पास एफ पे, तो सेम जो ये जो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ये एफ भी तो मेरे ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी चाहिए ना। बाउंडेडनेस, कंटिन्यूटी, इंटीग्रेबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी। पर कुछ ऐसे हमारे पास फंक्शन और सीरीज आ जाते हैं जो कि ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज़ को पढ़ने के लिए हमारे पास जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस और सीरीज, उसका जन्म होता है। जैसे कि कोई एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल देखो, अगर कोई चीज़ इस पे कन्वर्ज कर रही है ना, तो जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करना। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का मतलब क्या हुआ? अरे आप जब अपने आप को मिरर में देखते हो, तो आपके दूसरी साइड भी तो आप ही का ही मिरर इमेज रहता है ना। जब आप ये हाथ ऊपर उठाओगे तो वो भी हाथ ऊपर उठाएगा, अगर ये हाथ नीचे उठाओगे तो ये भी हाथ नीचे करेगा, है ना। तो पर इसमें तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। कुछ कुछ फंक्शन है जो मैं भी एग्जांपल लेने वाला हूँ, उसमें ये चीज़ जो है हो नहीं पा रही है, तो उसी के लिए ही हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पढ़ते हैं। अच्छा, तो ठीक है। अब अगर मैं कंसिडर करूँ एक सीरीज़ को, कंसिडर दी सीरीज़। अगर आपके पास एस वाली बुक है तो आप उससे टैली भी कर सकते हो, मैं पेज नंबर 394 में भी पढ़ा रहा हूँ। तो कंसिडर द सीरीज़ हमको क्या है कि एफ एन जो है n इक्वल्स टू 0 तो इन्फिनिटी, वेयर हमको जो एफ एन फंक्शन दिया गया है वो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर मैं दो केस बनाऊंगा। केस नंबर 1 एट x इक्वल्स टू 0। अगर मैं x इक्वल्स टू 0 यहाँ पुट कर देता हूँ तो ये मेरा जो fn है, दिस इम्प्लाइज fn ही मेरा 0 आ जाएगा ना, fn जो 0 आ जाएगा। सो द सम आ जाएगा, द सम ऑफ दिस सीरीज, क्योंकि सीरीज की बात हो रही है इस एग्जांपल में, f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, जो कि fn में जो भी प्रॉपर्टी होगा f का भी वो प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत कहाँ आएगी? केस नंबर 2 में, जब फॉर x डज नॉट इक्वल्स टू 0, जब x मेरा 0 नहीं होगा। तो अगर मेरा x 0 नहीं होगा तो fn ऐसा कुछ दिख रहा होगा जब n मेरा 1 होगा, एट n इक्वल्स टू 1। तो f1 क्या दिखेगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एट n इक्वल्स टू 2। f2 मेरा क्या दिख रहा होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड so on. For different values of n, you get different values of f1, f2, f3, f4 and so on. तो क्या हुआ इसमें आप ध्यान से देखिए, जो नीचे वाला टर्म कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि 1 प्लस में कोई पॉजिटिव टर्म है ना। अगर ये ही मेरे पॉजिटिव टर्म है तो नीचे वाला टर्म कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ये f1, f2 सब डिफाइंड है। ठीक है, f1 भी मेरा कंटिन्यूस हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जहाँ पे ये इन्फानाइट हो जाए, तो कंटिन्यूस तो हो ही जाएगा। तो सेकंड है मेरा, ये भी कंटिन्यूस होगा, ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा, ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा। तो सारे के सारे जो फंक्शन है वो मेरे क्या हो जाएंगे? कंटिन्यूस हो जाएंगे। फाइन, पर जब आप इसका सम करोगे ना, क्योंकि हमको तो सीरीज ही लेना है ना, हमको यही चीज़ लेना है ना, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। जब आप सम करोगे ना तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि है मेरा f1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, इधर होल स्क्वायर लगाना चाहिए, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप ऐसे ही चलते जाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए, ये मेरे पास एक जीपी नहीं हो गया? जीपी कैसे हो गया? देखिए इसका जो रेशियो आया ना, वो रेशियो क्या आया हमारे पास? अगर मैं से R2 को R1 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? R2 बाई R1, जो कि मेरा R होगा, क्योंकि हर रेशियो वही होता है ना, इन दोनों के बीच में मल्टीपल सेम होगा, इनके बीच में भी मल्टीपल सेम होगा। तो रेशियो क्या आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो अगर मेरा रेशियो ये आया और ये जा रहा है मेरा इन्फाइनाइट को, तो हमको पता है क्या, जो इसका सम होता है ना, वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ये आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे, सम ऑफ इन्फाइनाइट जीपी का ये हमारे पास सम होता है। ठीक है, तो मैं इसको पुट कर देता हूँ यहाँ पे। a मेरा ये है फर्स्ट टर्म a, और ये मेरा है r। तो इन दोनों को पुट कर दूंगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और जब ये आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ना, तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या मिला मुझे? हमारे पास दो कंडीशन बन गई ना यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे दो कंडीशन बन गई। पहला वाला कंडीशन ये रहा, केस 1, जहाँ पे मेरा एफ ऑफ 0 0 आ रहा था एट x इक्वल्स टू 0। और ये दूसरा वाला कंडीशन आ गया मेरे पास, जहाँ पे ये भी मेरा fx है फॉर x डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो मैं इन दोनों को एक में लिख दूँ कैसे? f ऑफ x लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 0 फॉर एट x इक्वल्स टू 0 एंड x एट x does not equals to 0, it is 1 plus x square। पर हमने तो ये चीज़ नोटिस की थी ना, कि जो हमारा जो सम था ना f ऑफ n x, ये क्या था? मेरा कंटिन्यूस था, क्योंकि इसके सारे जो f1 थे, f2 थे, f3 थे, ये सारे क्या थे? सो ऑन।
ये सब क्या थे, कंटिन्यूस थे। पर जो ये आपका एफ एक्स निकला, ये तो कंटिन्यूटी शो नहीं किया ना। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अभी इसकी फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, तो एक्स के जो नेबरहुड में होगा, अगर मैं ये बनाऊँ एक्स का जो ये जीरो है, तो इसके मतलब अगर देखो कोई फंक्शन कंटिन्यूस क्या होता है, तो ये स्मूथ हो, यहाँ भी वैल्यू एग्जिस्ट करे, यहाँ भी वैल्यू एग्जिस्ट करे। पर ये देखो ना, आप एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो ये कोई एक अलग वैल्यू दे रहा है। एट एक्स डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये कोई एक अलग वैल्यू दे रहा है। तो ये जीरो एट एक्स इक्वल्स टू जीरो कंटिन्यूटी शो ही नहीं हुई। तो कंटिन्यूटी शो नहीं हुई, सो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, है ना। हमारा सीक्वेंस जो है वो तो कंटिन्यूस आ गया, बट ये जिस पे कन्वर्ज कर रहा है एफ पे, वो नॉट कंटिन्यूस। तो इसी एग्जाम्पल से हम हमारा जो है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का जन्म होता है। बुक में लिखा है, these examples should convince us that a quite new category of problem arise with the consideration of sequence series of variable terms. We have to investigate under what supplementary condition these or other properties of the term f1 are transferred to the limit function of f. तो हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, इन्वेस्टिगेशन कि वो कौन सी क्राइटेरिया होगी व्हेन, जब एफ एन के सारे वो जो कंडीशन में लिखे थे, बाउंडेडनेस, इंटीग्रेबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, उस सब मेरे एफ के पास चले जाए। तो उसी सब चीज़ों को पढ़ने के लिए, कंपाइल करने के लिए हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस समझ में आया आपको? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑन एन इंटरवल। इंटरवल में इसका बहुत काम आएगा, तो हमेशा इंटरवल को ही इम्पोर्टेंस दीजिएगा। अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आप पढ़ रहे हैं तो इंटरवल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में क्या इंटरवल दिया गया है, क्योंकि उसी में ही हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात करेंगे। हम पूरे आर में बात नहीं करेंगे, हमको जो इंटरवल दिया जाएगा पर्टिकुलरली हम उसी पे ही बात करेंगे, ठीक है। सो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। प्यारी सी डेफिनेशन है, अ सीक्वेंस of functions fn is said to be converge uniformly on an interval, फिर से इंटरवल आया यहाँ पे, a कॉमा b, टू कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, अ फंक्शन f इफ फॉर एनी, कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एंड फॉर ऑल, ये साइन होता है फॉर ऑल का, x बिलोंग्स टू a कॉमा b, देयर एग्जिस्ट, ये है देयर एग्जिस्ट का साइन, एन इंटीजर n, यहां पे गौर कीजिएगा, यहां पे इंडिपेंडेंट होगा ये n, इंडिपेंडेंट ऑफ x, बट डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंडेंट ऑन एप्सिलॉन। डिपेंडेंट ऑन एप्सिलॉन, ये हमारा n होगा। सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी, ये वाला कंडीशन हमारे पास होना चाहिए, होल्ड करना चाहिए कि f ऑफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n।
तो इससे कोई डरने की बात नहीं है, आप ये बार बार पढ़ेंगे ना तो ये आपको भी याद हो जाएगा, जैसे मुझे याद हो गया। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ये जो एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस एफ एन is said to be converged uniformly on an interval a b to a function f, यानी कि एफ एन जो है कन्वर्ज कर रहा है एफ में ऑन ए कॉमा बी इफ फॉर एनी एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो। एप्साइलन क्या होता है आपका, अगर जीरो में मान लो और एप्साइलन मान लो, तो एप्साइलन बहुत छोटा डिस्टेंस होता है जो कि जीरो के आजू बाजू में है। आप वन भी ले सकते हो, वन से छोटा एकदम पास वाला नंबर, मतलब 0.9999, तो ऐसा कोई एक एप्साइलन फॉर ग्रेटर देन जीरो एंड फॉर ऑल जो कि एक्स है हमारे ए कॉमा बी से, उसके लिए हमारा एक ऐसा इंटीजर n एग्जिस्ट करे जो कि इंडिपेंडेंट हो x से बट डिपेंड करे एप्साइलन, मतलब वो एप्साइलन पे ही डिपेंड करेगा, x चाहे कुछ भी हो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा बी, ये कंडीशन मेरे पास होल्ड कर दे। एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्साइलन, ये क्या होता है, ये कन्वर्जेंट की ही प्रॉब्लम डेफिनेशन होती है, कन्वर्जेंट है ना। तो ये है हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जन। फाइन, अब हमने जो पहले हमने पढ़ा था पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट में, अब देखेंगे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट में, मैं दिखाता हूँ आपको, ये रही डेफिनेशन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की, ये रही। आप ये चीज़ देख रहे हो कि इसमें ना, ये नहीं है, हाँ ये वाली डेफिनेशन, डेफिनेशन नंबर 2, ध्यान से देखिए ये कुछ मिलती जुलती नहीं है। फॉर एवरी एक्स, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एप्सिलॉन, एक्स बिलोंग्स टू ई, सॉरी एप्सिलॉन बोल रहा, एक्स बिलोंग्स टू ई, एंड फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एंड सच दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। हमने यही तो लिखा है यहाँ पे, यही चीज़ तो लिखी है यहाँ पे। तो इससे क्या पता चलता है कि इट इज़ क्लियर दैट एवरी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एवरी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दिया गया है कि ए फंक्शन और एक सीरीज और एन सीक्वेंस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस, देन इट इज ऑटोमेटिकली ट्रू दैट इट इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट का मतलब फिर से बता देता हूँ कि सारे पॉइंट जो कि इंटरवल ए कॉमा बी के अंदर हैं और प्लस ए और बी में, सभी में लिमिट एग्जिस्ट करे, वो चाहे डिफरेंट हो पर एग्जिस्ट करे। कोई अगर एक भी पॉइंट अलग हो जाता है तो वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं होता है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लीजिएगा इसको, ये है हमारा नोट। तो अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि अगर डेफिनेशन ही सेम है तो बेसिक डिफरेंस क्या है इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंस की बिटवीन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेप्ट इन दिस, इन केस ऑफ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एंड डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन एंड बोथ एक्स इन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, और इधर में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे जो हमारा n था ना, ये जो ऊपर डेफिनेशन लिखी थी, जो n था ना, ये मेरा डिपेंड कर रहा था एप्सिलॉन एंड x बोथ, क्योंकि देखो ना, जो हम x में ही तो चेक करें ना, वो x इंटरवल a कॉमा b से सारे पॉइंटों में, अगर x ही मेरा अलग हो गया तो फिर वो दिक्कत नहीं हो जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं हो जाएगी यहाँ पे एप्सिलॉन एंड x बोथ पे, अगर मैं x को कंसिडर ही ना करूँ
तो मैं पॉइंट वाइज कन्वर्जन की तो डेफिनेशन से ही बाहर निकल जा रहा हूँ। तो एक्स और एप्सिलॉन दोनों यहाँ पे मैटर करते हैं। पर यूनिफॉर्म केस में ना जो आपका एन है ना वो बस ओनली एप्सिलॉन पे ही डिपेंड करता है। एक्स चाहे कुछ भी हो हमें डिपेंड कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये कुछ है बेसिक डिफरेंस। तो नेक्स्ट नोट है हमारे पास, नोट, ये इंपॉर्टेंट नोट है। इन सीक्वेंस हमारे पास अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है दिस इम्प्लाइज, ये क्या होगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जन, हमेशा याद रखना। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। पॉइंट वाइज कन्वर्जन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को शो नहीं करता है। एंड हाउएवर नॉन पॉइंट वाइज convergence implies non-uniform convergence, that is a sequence which is not point-wise convergent cannot be uniformly convergent। तो ये है मेरे पास बहुत इम्पॉर्टेंट नोट। ये आपको क्वेश्चन करने में, CSI नेट के क्वेश्चन करने में और गेट के क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प देगा। क्योंकि अगर आप इनिशियली देख लेंगे कि अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कोई एक फंक्शन या सीरीज या सीक्वेंस नहीं है तो आप यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस को भी ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं। पर अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो मैं यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के बारे में कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, तो कांट से एनीथिंग, वी नीड टू चेक वेदर इट इज़ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट और नॉट। फाइन। तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का जन्म क्यों हुआ। ये रहा रिवाइज, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का जन्म क्यों हुआ क्योंकि हमारे पास जो Fn था और F था ये दोनों के कन्वर्स तो कर रही थी पर इसकी प्रॉपर्टी मैच ही नहीं कर रही थी। बाय दिस मिरर एग्जांपल आपने देखा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया जहाँ पे Fn का प्रॉपर्टी अलग था और F का प्रॉपर्टी अलग था क्योंकि Fn जो है कन्वर्ज कर रहा था F पर, सॉरी Fn जो था वो कंटिन्यूस था पर F जो है कंटिन्यूस नहीं था पर वो कन्वर्स तो उसी पे कर रहा था। तो उसके लिए हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का जन्म हुआ। हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन पढ़ी जो कि कुछ थोड़ी थोड़ी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस से मिलती है बट इस n में वो मात खा जाता है क्योंकि जो n है हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में एप्सिलॉन और x दोनों पे डिपेंड करता है पर यहाँ पे ओनली एप्सिलॉन पे ही डिपेंड करता है। फिर हमने देखा कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो पॉइंट वाइज अपने आप ही हो जाएगा बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। एंड हमने ये भी देखा कि जब भी वो नॉन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा, अगर कन्वर्जेंस आपका पॉइंट वाइज निकल नहीं रहा है यानी कि कोई एक ऐसा x1 या x2 कोई भी एक पॉइंट जो कि a, b जो कि आपको e दिया हुआ उसके लिए ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है, लिमिट इन्फिनिटी f(x) इक्वल्स टू डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपका नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी वहीं पे आप कह देंगे क्योंकि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है। तो अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि कॉची क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के 2 थ्योरम हम देखेंगे। साथ में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, सॉल्व एग्जांपल्स कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हम कैसे निकालते हैं, कैसे चेक करते हैं। और ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। और मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कुछ डाउट आ रहा है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसका 100% सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। सो फाइन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।